चलिए शुरू करते हैं। अपने लेक्चर बहुत सारे हो चुके हैं दोस्तों। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने किंगडम फंगी की स्टार्टिंग भी की है और 2 टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम जाते हैं लास्ट के 2 टाइप्स के ऊपर, जिसका नाम है बेसिडोमाइसिटिस एंड यूट्रोमाइसिटिस। तो इस दोनों में क्या फ़र्क है क्या नहीं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात तो बेसिडोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं। बेसिडोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं? बेसिडोमाइसिटिस इज आल्सो कॉल्ड एज mushrooms. All types of mushrooms are belongs to Basidomycetes. All types of bracket fungi are included in the Basidomycetes. All types of puffballs are also included in the Basidomycetes. सभी तरह के मशरूम्स, ब्रैकेट फंगी एंड पफबॉल्स किसमें आते हैं? Basidomycetes में आते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटिस का नाम क्या है? इम्परफेक्ट फंगी। अभी इम्परफेक्ट फंगी का मतलब क्या है दोस्तों? इम्परफेक्ट फंगी का मतलब है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, इसका मतलब है स्पोर्स बना सकते हैं। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको बोलेंगे इम्परफेक्ट फंगी बोलेंगे। ओनली असेक्सुअल नोन। अभी बेसिडोमाइसिटिस कहाँ आते हैं दोस्तों? सॉइल में आ सकते हैं, अनलॉक्स पे आ सकते हैं, ट्रीज के स्टम्प्स के ऊपर आ सकते हैं। जहाँ भी ट्री का स्टम्प्स रहता है ना, उसके ऊपर भी आ सकते हैं, बार्क के ऊपर आ सकते हैं। लिविंग प्लांट बॉडीज पैरासाइट में आ सकते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर भी आ सकते हैं, जिसको हम रस्ट बोलते हैं और स्मर्स बोलते हैं। रस्ट और स्मर्स एग्जाम्पल है किसके दोस्तों? बेसिडोमाइसिटिस। सबसे बड़ी बात तो तुमको एग्जाम्पल याद करना बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम्पल याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इधर देखो, when a sexual stage is discovered then moved into the ascomycetes and basidomycetes। जब भी इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज आ गई तभी इस पूरे के पूरे क्लास को जो किसके ऊपर डाल दिया? इस ड्यूटेरोमाइसिटिस को पूरा का पूरा एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस के इसमें डाल दिए दोस्तों। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटिस का अर्थ क्या है? इम्परफेक्ट फंगी। इसका मतलब क्या है? सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अगर सेक्सुअल स्टेज आएगा तो वो एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस में चला जाएगा। तो माइसीलियम कैसा है दोस्तों? ब्रांच्ड है, सेप्टेड है। यहाँ भी लिखा है मैंने, माइसीलियम कैसा है? ब्रांच्ड है, सेप्टेड है। और दोस्तों इसके अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है बट प्लाज्मोगैमी हो सकती है। सबसे पहले तो प्लाज्मोगैमी हो जानी चाहिए, बाद में न्यूक्लियस का और डिवीजन हो जानी चाहिए, कैरियोगैमी, प्लाज्मा, बाद में कैरियोगैमी, उसके बाद में मियोसिस। मियोसिस के बाद में क्या बनेगा? स्पोर्स बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्तों? स्पोर्स बनेंगे। तो इसके अंदर असेक्सुअल में क्या है? फ्रैगमेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये सिर्फ इधर क्या है? असेक्सुअल है, इसीलिए इसको ड्यूटेरोमाइसिटिस बोलते हैं। रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स, लिखी कोनिडिया एग्जाम्पल है। इधर फ्रैगमेंटेशन एग्जाम्पल है तो कोनिडिया है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के है। उसके बाद में बेसिडोमाइसिटिस को क्या है? स्पोर्स जो बनते हैं कैसे बनते हैं? बॉडी के बाहर बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोजीनियसली बोल सकते हैं हम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स याद करना। इसके एग्जाम्पल्स का ट्रिक मेरे पास है दोस्तों। C80 है, C फॉर कोलेट्राइकोमियम, A फॉर अल्टरनेरिया और T फॉर ट्राइकोडर्मा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कैट लिखो तुम, कैट में आ जाएगा जी तुमको C80। C फॉर कोलेट्राइकोमियम, A फॉर अल्टरनेरिया, T फॉर ट्राइकोडर्मा। इधर दोस्तों इधर भी बहुत सिंपल है। तुमको एगेरिकस को मशरूम बोलते हैं, उस्ट्लिगा को स्मट बोलते हैं और पुक्सिनिया को रस्ट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी अगर ट्रिक बताई जाए तो क्या हो सकती है? बता सकते हो क्या तुम? PAUS ऐसा बोल सकते हो दोस्तों। PAUS ये मराठी लैंग्वेज का वर्ड है, पाउस बोलते हैं इसको दोस्तों। बारिश को क्या बोलते हैं दोस्तों? पाउस ऐसे बोलते हैं। P फॉर पुक्सिनिया, P फॉर पुक्सिनिया, A फॉर एगेरिकस, US फॉर उस्ट्रिलेगम। ऐसे तुम याद रख सकते हो। दोनों की भी ट्रिक मैंने दे दी है दोस्तों। तुम थोड़ा सा क्या करो दोस्तों, इसके पॉइंट्स रीड करते जाओ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल्स का भी बता दिया मैंने, तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जाएंगे हम अगले पार्ट की तरफ।
तो दोस्तों उसके बाद में आगे है किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया। ठीक है, तो किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया ये बहुत बड़े किंगडम है दोस्तों। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं। तो सबसे बात पहली किंगडम प्लांटी जो है दोस्तों यूकैरियोटिक है, और एनिमलिया भी क्या है दोस्तों यूकैरियोटिक है। लेकिन दोस्तों इधर क्या है क्लोरोफिल कंटेनिंग। अभी क्लोरोफिल बोले तो क्या दोस्तों, क्लोरोफिल क्या है दोस्तों, क्लोरोफिल जो भी है दोस्तों ग्रीन कलर का पिगमेंट। ग्रीन कलर का क्या है पिगमेंट है दोस्तों। तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको हम बोलते हैं किंगडम प्लांट। दोस्तों इसके अंदर फ्यू मेंबर्स आर हेटेरोट्रॉप्स। सभी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है दोस्तों ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। कोई कोई प्लांट्स ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉप्स है, जैसे कि उसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस प्लांट बोले दोस्तों इंसेक्ट को खाने वाले, खाने में उसको डायरेक्ट खाना नहीं चाहिए। इंसेक्टिवरस प्लांट मतलब वो प्लांट के ऊपर अगर इंसेक्ट आके बैठ गया तो ढक्कन बंद करते, उसको बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। इसका एग्जांपल दोस्तों ब्लैडर वॉर्ट एक एग्जांपल है, और वेनस फ्लाइट्रा ये दोनों एग्जांपल है इंसेक्टिवरस प्लांट। इसका मतलब है इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने वाले प्लांट्स। ठीक है, ब्लैडर वॉर्ट एंड वेनस फ्लाइट्रा। कोई कोई पैरासाइट भी हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या है कस्कुटा प्लांट। कस्कुटा क्या है पैरासाइट है जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है। इसके पास सेल वॉल रहती है किससे बनी होती है सेल्यूलोज से बनी हुई है। इसके 5 प्रकार दोस्तों अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो हम अगले चैप्टर में धीरे से देखेंगे क्या है क्या नहीं। ये इसकी लाइफ साइकिल 2 स्टेज में है, एक डिप्लॉयड है एक हैप्लॉयड है, इसलिए बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट रहता है, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 2 तरह के फेस है, डिप्लॉयड एक हैप्लॉयड। इसी तरह से हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बाद में किंगडम एनिमलिया देखो हेटेरोट्रॉपिक है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, डाइजेस्ट फूड इन इंटरनल कैविटी, उसके पेट के अंदर खाना डाइजेस्ट हो सकता है, फूड स्टोर भी कर सकते हैं फैट के फॉर्म में, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दोस्तों। और सबसे बाद में सेंसरी एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है और मैकेनिज्म दोस्तों सेंस करते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, लोकोमोशन भी करते हैं दोस्तों, ये भी बात इंपॉर्टेंट थोड़ा, लोकोमोशन भी करते हैं। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन इससे क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, आएगा क्वेश्चन तो यहाँ से आ सकता है। इंसेक्टिवरस प्लांट का एग्जांपल क्या है, पैरासाइट क्या है, उसका एग्जांपल तो आ सकता है। बाकी का उतना ज़्यादा नहीं आ सकता क्योंकि इसके लिए सेपरेट टॉपिक दिए हैं। प्लांट किंगडम बड़ा टॉपिक है और एनिमल किंगडम भी बहुत बड़ा टॉपिक है, वो भी हम देखने वाले हैं। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात कुछ नहीं, जस्ट रीड करो दोस्तों, एनसीईआरटी रीड करो, एग्जाम्पल्स याद करो, दूसरा कुछ नहीं काम नहीं। अभी जाएंगे वायरस के ऊपर। वायरस का भी पूरा का पूरा जो भी है इसी चैप्टर में इसी वीडियो में देखें, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन आज खत्म करते थे पूरा का पूरा चैप्टर। तो गाइस अभी नेक्स्ट ऊपर चलते हैं। अपन वायरस है अपने पास, ठीक है दोस्तों। तो वायरस क्या है, वायरस प्रियॉन्स देखो दोस्तों, वायरस है, प्रियॉन्स है, वायरॉइड्स है और लाइकेन है। इन चीज़ों को जो भी RH विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किया था इसके अंदर नहीं लिया गया है, और इनका जो भी प्लेस है वो 5 किंगडम सिस्टम में नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये क्या है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं आएगा। वायरस क्या है दोस्तों, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अभी ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है दोस्तों, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि टोटली दोस्तों टोटली उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर डिपेंड है, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। उस सेल के अंदर जाके अपना काम शुरू करना, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है दोस्तों, कैसा है ऑब्लिगेट पैरासाइट, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लो ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन है, वायरस है। वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन, वायरस को जगह नहीं मिली है कि क्लासिफिकेशन में वायरस को जगह नहीं मिली है, क्योंकि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रूली लिविंग, बिकॉज उनको ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता। ऐसा क्यों सर, क्योंकि वायरस अगर
किसी सेल के अंदर जाके कुछ काम कर रहा है, सेल रिप्लिकेट कर रहा है, तो वो लिविंग कैसे कहला सकता है? नहीं ना। अगर आउटसाइड द बॉडी है तो कुछ काम का नहीं है, ये तो नॉन लिविंग है। अगर किसी को उसका होस्ट मिल गया, अगर बैक्टीरिया मिल गया, बैक्टीरिया के ऊपर वायरस बैठ गया, तो वो बैक्टीरियोफेज कहलाएगा, इसलिए उसको ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते। वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, सेल से बना हुआ नहीं है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसका मतलब है उसके अंदर कोई ऑर्गेनल नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियस अच्छे तरीके से नहीं है, ऐसे कुछ बातें नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट, लेकिन वो नॉन सेलुलर है लेकिन उसके पास इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो सेल के बाहर रहते हैं। कैसा है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसके पास, ठीक है। तो नॉन सेलुलर इंपॉर्टेंट वर्ड है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास क्या है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो लिविंग सेल के बाहर रहता है। इधर तक बात समझ में आई सब? वायरस का मतलब क्या है? वायरस मीन्स वेनम, वेनम बोलते तो जहर, जहर बोलते हैं ना, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। क्या दोस्तों? पॉइजनस फ्लूइड है, ये वायरस का मीनिंग है। इधर 3 साइंटिस्ट है, 3 साइंटिस्ट का नाम और काम याद हो जाना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डिमिट्री इवानोव्स्की ऐसा नाम है। डिमिट्री इवानोव्स्की ने क्या बोला कि माइक्रोब्स जो है एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कर रहे हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, और ये जो वायरस है दोस्तों, ये वायरस उतना नाम उसको पता नहीं था, कि वायरस नाम पता नहीं था, फिर भी वो बोला कि माइक्रोब्स जैसे है, माइक्रोब्स जो है दोस्तों उस टोबैको मोज़ेक डिसीज को क्या करते हैं? इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है। और ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया से छोटे हैं। क्या है? बैक्टीरिया से छोटे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम इतना ही याद रखेंगे। इवानोव्स्की ने क्या किया? टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस क्या हुआ? डिसीज डिस्कवर किया है। ये टोबैको मोज़ेक वायरस एक माइक्रोब से हुआ है, ऐसा कौन बोला है? डिमिट्री इवानोव्स्की ने बात किया है, ये बात उन्होंने समझाई है दोस्तों। उसके बाद में क्या है? यमडू बेजरलिंक, यमडब्ल्यू बेजरलिंक ने क्या बोला कि जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स है टोबैको को जो भी इन्फेक्ट प्लांट्स है उसका नाम क्या है दोस्तों? वायरस हो सकता है, कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वायरस। इवानोव्स्की को वायरस नाम पता नहीं था, उन्होंने माइक्रोब्स बोला था, लेकिन बेजरलिंक को वायरस नाम पता था। यही वायरस क्या हुआ था? उस टोबैको को क्या हुआ था? इन्फेक्ट किया था। उसके बाद में उसको जो भी इन्फेक्ट किया गया है वो फ्लूइड है, उस फ्लूइड का नाम दोस्तों क्या है? कॉन्टैगम विवागम फ्लूइडम, क्या है नाम? कॉन्टैगम विवागम फ्लूइडम दोस्तों। ये नाम बहुत जरूरी है, ये वर्ड और टर्मिनोलॉजी किसने दी थी? कॉन्टैगम विवागम फ्लूइडम, इसका मतलब है एक फ्लूइड है जो फ्लूइड उस पर्टिकुलर एनिमल्स और प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है, उसका नाम है कॉन्टैगम विवागम फ्लूइडम, ऐसा है। इवानोव्स्की का काम क्या है दोस्तों? माइक्रोब्स डिसीज कर सकता है। क्यों? टोबैको मोज़ेक डिसीज किन्होंने डिस्कवर किया? इवानोव्स्की ने बताया। और बेजरलिंक क्या हुआ? वायरस नाम भी दिया और ये टर्म बताया कि कॉन्टैगम विवागम फ्लूइडम, मतलब फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिससे प्लांट इन्फेक्ट हो सकता है। नंबर 3 अपने पास है स्टैनले, WM स्टैनले है। इन्होंने क्या बोला? जो भी है क्रिस्टलाइज्ड है। वायरस कैसा है? क्रिस्टलाइज्ड है। और वो क्रिस्टलाइज्ड क्यों है? क्योंकि वो प्रोटीन से बना हुआ है, इसलिए क्या है? क्रिस्टलाइज्ड है दोस्तों। ये 3 साइंटिस्ट के नाम और काम याद रहना चाहिए। वायरस के पास प्रोटीन के अलावा जेनेटिक मटेरियल भी रह सकता है, प्रोटीन के अलावा जेनेटिक मटेरियल भी रह सकता है, वो RNA रह सकता है और DNA रह सकता है। दोनों ही एक ऑर्गेनिज्म में नहीं रह सकते। बोथ DNA एंड RNA आर नॉट फाउंड इन वन ऑर्गेनिज्म। दोनों में से एक कौन सा भी रह सकता है दोस्तों। उसके बाद में न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल क्या है दोस्तों? इन्फेक्शनस है। इसके अंदर क्या उस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करेगा? वायरस का कौन सा पार्ट है? तो तुम बोलना चाहिए कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स, इसका मतलब है न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन प्लस न्यूक्लियोप्रोटीन यही क्या है? इन्फेक्शियस है प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए।
उसके बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट्स को, अगर तुम प्लांट्स के बारे में बात करते टोबैको मोज़ेक वायरस है। इधर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसके पास है, वायरस के पास है। इसकी वजह से प्लांट को डिसीज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं दोस्तों। लेकिन एनिमल के साथ ऐसा नहीं है, उसके पास सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रह सकता है और आरएनए रह सकता है। वही एनिमल सेल को इन्फेक्ट कर सकता है, वही क्या कर सकता है, एनिमल सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। याद रखो, प्लांट के बारे में अगर तुमको कोई बताए तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लेकिन एनिमल के बारे में अगर बात की जाए तो सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहाँ रहता है, बैक्टीरियोफेज में रहता है। क्या रहता है, बैक्टीरियोफेज। इसका डिटेल स्टडी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में दोस्तों। प्रोटीन का कोड बना है उसको बोलेंगे कैप्सिड्स, और कैप्सिड का एक छोटा छोटा यूनिट अगर बात की जाए तो उसको हम कैप्सोमियर्स बोलेंगे। कैप्सोमियर्स कहाँ से, किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। तो ये क्या काम करते हैं, उसके अंदर का न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। और एक कैसे रहते हैं, हेलिकली अरेंज, जस्ट लाइक डीएनए। डीएनए एज लाइक हेलिकली अरेंज्ड आउटसाइड द, पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड के ऊपर अरेंज है, उसको हम कैप्सिड बोलेंगे। कैप्सिड के छोटे पार्ट को कैप्सोमियर्स बोलेंगे। इसके डिसीज देखो दोस्तों, मम्स से, स्मॉल पॉक्स से, हर्प से, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है। ये सब किसके अंदर है दोस्तों, एनिमल्स के अंदर डिसीज है। एनिमल्स के अंदर ऐसे डिसीज है। और प्लांट्स के अंदर मोज़ेक फॉर्मेशन है, लीफ कर्लिंग है, रोलिंग है, डॉर्फिंग है, स्टंटन ग्रोथ है। ऐसे बहुत सारे डिसीज है जो प्लांट को हो सकते हैं दोस्तों। ये सारा वायरस का कहानी हो गया। इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। उसके बाद में जाएंगे हम वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स एंड लाइकेंस। तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो पीछे जाके तुम और उसको रिवर्स गेयर में डाल के देख सकते हो। तो उसके बाद में हम जाएंगे वायरॉइड्स की तरफ। वायरस जो भी है दोस्तों, वो वायरस से छोटा हो सकता है। और वायरस जो भी है, अभी हमने देखा है कि टोबैको मोज़ेक वायरस, द वायरस इज कॉज्ड बाय द, वायरस जो भी है दोस्तों प्लांट्स को डिसीज कर सकता है, एनिमल्स को डिसीज कर सकता है। लेकिन वायरस छोड़ के भी ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, ऐसे कुछ माइक्रोब्स है जो और भी ज़्यादा डिसीज कर सकते हैं। ठीक है, उसका नाम है वायरॉइड्स नाम है। अगर इधर एक साइंटिस्ट का नाम है थियोडाइनियर। थियोडाइनियर ने क्या किया था, एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट था जो कि छोटा था वायरस से छोटा था, लेकिन इन्फेक्शियस एजेंट था। वायरस से छोटा है इसका मतलब है इसका आरएनए क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट। छोटा है इसका मतलब वजन भी कम हो जाना चाहिए। इसके पास फ्री आरएनए है दोस्तों, और इसके पास प्रोटीन का कोट नहीं है। और ये प्रोटीन का कोट कहाँ है, फिर प्रोटीन का कोट वायरस के पास है, जिसको हम कैप्सिड और कैप्सोमियर बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पास प्रोटीन का कुछ कोट नहीं है, और इसके पास जो भी आरएनए फ्री है उसका वजन बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम बोलेंगे लो मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे दोस्तों। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए याद कर लो दोस्तों। उसके बाद में प्रियॉन्स है। प्रियॉन्स भी क्या है, सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज है दोस्तों। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड बाय द एजेंट से ट्रांसमिट हो सकता है। और इसके पास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इसके पास प्रोटीन नहीं है जो वायरस के पास है। इसके पास भी है वायरस प्रोटीन, लेकिन कैसा है, फोल्डेड प्रोटीन है। कैसा है, फोल्डेड प्रोटीन है। इसका साइज से वायरस की तरह है दोस्तों। प्रियॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा, प्रियॉन्स जो भी है दोस्तों वो वायरस के बराबर है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, फोल्डेड प्रोटीन है। उसके बाद में इसके दो डिसीज है, ये बहुत बार इसका लॉन्ग फॉर्म और इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा गया है एग्जाम में। उसका पहला डिसीज है दोस्तों बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इसका शॉर्टकट है BSC है। और उसको हम बोलते हैं मैड काउ डिसीज। एक इसमें होता है, कैटल में हो सकता है। और दूसरा है जैकब डिसीज, इसको बोलते हैं JCJD। ये ह्यूमंस के अंदर हो सकता है। देखिए, ह्यूमंस के अंदर इसके अंदर क्या क्या याद रखना है, नाम साइंटिस्ट का जो वायरॉइड डिस्कवर किया था। इसके पास आरएनए है लेकिन उसका वजन कम है, इसके पास कोट नहीं है। और इसका डिसीज कौन है, पोटैटो स्पिंडल है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज इससे हो सकता है। प्रियॉन्स,
इसका साइज सेम है वायरस की तरह, लेकिन प्रोटीन भी है इसके पास, लेकिन फोल्डेड प्रोटीन है। ये क्या है, दो तरह की इसके पास डिसीज है, दो तरह के डिसीज कर सकता है। बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी सी, बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी BSE एंड क्रॉस जैकब डिसीज CJD। दोनों ही तुमको याद करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद में हम जाएंगे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कॉल्ड एज लाइकेंस। दोस्तों सबसे लास्ट में लाइकेंस। लाइकेंस के बारे में अगर पढ़ा जाए तो लाइकेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन algae एंड फंगी, दोनों के ऊपर है दोस्तों। लाइकेंस के दो कंपोनेंट है, एक अल्गल कंपोनेंट है, दूसरा फंगल कंपोनेंट है। अल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट बोलते हैं। और फंगल कंपोनेंट को बोलते हैं हम माइकोबायंट, ठीक है। अल्गल कंपोनेंट फाइकोबायंट, फंगल कंपोनेंट माइकोबायंट। अभी अलगी है तो प्लांट है तो ऑटोट्रॉपिक है दोस्तों। अगर फंगी है तो हेटरोट्रॉपिक है। अगर ऑटोट्रॉपिक है तो फूड बनाएगा। फूड किसके लिए बनाएगा, फूड माइक्रोबायोम के लिए बनाएगा। अभी ये हेटरोट्रॉपिक है तो शेल्टर बनाएगा, मिनरल्स बनाएगा। वो किसके लिए बनाएगा, इसके लिए बनाएगा। मतलब इसका जो भी बनने वाला एटम है वो इसके लिए यूज हो सकता है, और इसका जो भी है वो इसके लिए यूज हो सकता है। दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। इसको ही हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सबसे बड़ी बात है वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। मतलब इसका मतलब क्या है, जहाँ भी पोल्यूशन है वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करते। जहाँ भी पोल्यूशन है वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करते। इतना ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इधर लाइकेंस खत्म हो गया दोस्तों। हमने इस चैप्टर के 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए दोस्तों। और एक लेक्चर आएगा 8 नंबर का। 8 नंबर के लेक्चर में तुमको NCERT के और नीट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर कोई बंदा नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्त के पास भेज दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यही इसी बात पे हम यही विदा लेते हैं। मिलते हैं नए चैप्टर में दोस्तों। इसका नाम है प्लांट किंगडम। इसके बाद में हम लेंगे MCQ लेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि नया चैप्टर शुरू पे आ जाए। कि बहुत दिन से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चल रहा है, बहुत ही डिटेल में लेके जा रहा हूँ। हर एक NCERT के लाइन कवर अप करते जा रहा हूँ दोस्तों। तुम जितना अच्छी तरीके से इस चैप्टर को रीड करना चाहते हो उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से रीड करो, क्योंकि ये जो भी चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, सभी पॉइंट सभी लाइन्स NCERT की इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।